मतलब क्या होता है, आइए थोड़ा इसको समझ लेते हैं। संप्रभु का मतलब होता है कि बाहरी शक्तियों से मुक्त, यानी कि हमारा अपना जो संस्था है उस संस्था में निर्णय लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं। हमारी संस्था में किसी बाहरी शक्तियों के द्वारा किसी भी तरह का जो है निर्णय नहीं लिया जा सकता है। तो उस संस्था को हम बोलते हैं संप्रभु, और हमारा जो संसद है वो संप्रभु है, यानी कि सर्वोच्च शक्तिशाली है। बातें समझ में आ रही है। अब देखिए हम समझ लेते हैं कि जो संसद है इसके 3 अंग होते हैं। अंग का अगर बात करें तो 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अगर हम बात करें सदन का तो सदन कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। आइए हम थोड़ा इसका अंतर समझ लेते हैं। लोकसभा जो होता है उसको यूके, यूनाइटेड किंगडम में इसको क्या बोला जाता है, हाउस ऑफ कॉमन, और वहाँ पर संसद को कांग्रेस बोला जाता है। हमारे देश में कांग्रेस एक पार्टी का नाम है। और यूके में राज्यसभा को क्या बोला जाता है, राज्यसभा को बोला जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड। इसके पीछे भी रीजन है। हाउस ऑफ लॉर्ड मतलब भगवान का घर, ऐसा नहीं है कि उस जगह पे भगवान बैठते हैं। राज्यसभा कोई मंदिर तो है नहीं, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखिए लोकसभा क्या होता है कि लोकसभा सीधे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होता है, यानी कि लोकसभा में कौन बैठते हैं, जनता स्वयं बैठती है। अब हमारे देश में 140 करोड़ जनता है। अब 140 करोड़ जनता अगर जाके सीधे बैठ जाए संसद भवन में, उतना तो कैपेसिटी भी नहीं, उतना तो सिटिंग क्षमता भी नहीं है। तो इसीलिए हमारा लोकसभा जो है उसमें सीटों का बंटवारा किया गया कि प्रत्येक 10 लाख लोगों में एक जनप्रतिनिधि होगा। इसका मतलब वो 10 लाख लोगों का जो बात है, 10 लाख लोगों का जो आवाज़ है वो एक आदमी होगा। वो जो प्रतिनिधि होगा वो होगा कौन, वो होगा सांसद, जो सीधे तौर पे लोगों के द्वारा चुने गए हैं। वो कहाँ बैठेगा, वो बैठेगा लोकसभा में। इसलिए, और वो क्या है, कॉमन पीपल के द्वारा चूज किया गया है। तो जब कॉमन पीपल के द्वारा चूज किया गया है तो वहाँ पर बैठने वाले कौन हो गए, हाउस ऑफ कॉमन होगा। लेकिन यहाँ क्या है कि हाउस ऑफ लॉर्ड इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें हमारे राज्य में जो विधायक लोग होते हैं, जो विधायक चुन कर आते हैं, वो उन्हें चुनते हैं। मतलब ये 2 बार चुना गया है। तो जो लोग होंगे विधायक के द्वारा, मतलब मान लीजिए कि एक विधायक 5 लाख लोगों ने एक विधायक को चुना। अब वो 5 लाख लोगों का विधायक एक आदमी को चुनेगा तो वो आदमी किस तरह का होगा, वो आदमी कॉमन तो नहीं होगा। इसलिए इसको कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड। यही चीज यूएस में राज्यसभा को क्या बोलते हैं, सीनेट बोलते हैं, और यूएस में लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं। यानी कि स्पष्ट है कि लोकसभा जो है वो लोअर हाउस होता है और राज्यसभा जो होता है वो अपर हाउस होता है। बात यहाँ तक समझ में आई। अब एक चीज है कि लोकसभा को हम लोग लोकप्रिय, अस्थायी, निम्न सदन, जबकि राज्यसभा को शिक्षित, स्थायी और उच्च सदन बोला जाता है। अब इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि अस्थायी क्यों है। अस्थायी इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा कि लोकसभा का जो चुनाव होता है उस समय पूरे देश में एक बार में चुनाव होता है, हर 5 साल में। हर 5 साल में इसका चुनाव होता है, मंत्रिमंडल का गठन होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, और वो 5 साल तक शासन करते हैं अगर बहुमत बना रहे तो। अगर बहुमत बीच में अगर किसी ने छोड़ दिया पार्टी का साथ तो सरकार गिर जाता है, उसे विघटन कहा जाता है। वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अस्थायी इन द सेंस कि हर 5 साल में बदलता है। लोकसभा के लोग भी बदल जाते हैं, प्रधानमंत्री भी बदल जाता है, मंत्रिमंडल भी बदल जाता है। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो अनंत होता है। बातें समझ में आ रही है। राज्यसभा जो होता है स्थायी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्शन होता है वो हर 2 साल में होता तो है, लेकिन कितना का होता है, 1/3 का होता है। 1/3 का एक बार होगा, 1/3 का एक बार होगा, और 1/3 का एक बार होगा, हर 2-2 साल में होगा। और यहाँ पर जो सदन के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है। तो हर 2 वर्ष में 1/3 का इलेक्शन होगा। यानी कि अगर 245 या 250 अगर है तो 250 का 1/3 मतलब कितना हो जाएगा, लगभग 80-82 पद। तो 80-82 सदस्य का चुनाव हर 2 साल में होता है, और फिर उसके बाद फिर
2 साल के बाद फिर इसका होगा और फिर 2 साल के बाद इसका होगा, तो 2 + 2 + 2 इस तरह से 6 साल होता है। तो इस तरह से 6 साल के बाद जब इसका इलेक्शन होगा तो ये रिटायर हो जाएंगे, फिर जब नेक्स्ट आएगा तो ये रिटायर हो जाएंगे, मतलब हर 6 साल में 1/3 रिटायर होंगे, लेकिन फिर भी बाकी जो है 1/3 तो वहाँ पर पहले से बैठे रहेंगे, इसलिए वो कभी भी भंग नहीं हो सकता है, इसलिए उसको स्थायी कहा जाता है। इसके पीछे भी रीजन है, रीजन क्या है थोड़ा सा उसको हम चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे देश में सरकार चलाना, सारे जो अफेयर्स होते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स हो गया या इंटरनल अफेयर्स हो गया, वो सबका देखभाल करने वाला सरकार होता है। अब मान लीजिए कि 5 साल के बाद जब लोकसभा का इलेक्शन होता है, उस समय सरकार तो होता नहीं है, मंत्रिमंडल तो विघटित हो जाता है। उस सिचुएशन में अगर अचानक से देश में कोई बहुत बड़ा आपदा, बहुत बड़ा घटना घट जाए, उस समय देश को कौन संभालेगा? क्योंकि जब संविधान बना रहे थे तो संविधान बनाने वाले लोगों को दिमाग में तो आया होगा कि सपोज सडनली ऐसा कुछ घटना घट जाता है, उस समय भारत में सरकार ही नहीं है, ना लोकसभा है और ना राज्यसभा है, तब उस स्थिति में क्या करेंगे? अब अगर इसको 6 वर्ष कर दिए, इसको 5 वर्ष कर दिए, सपोज यहाँ पर 5 वर्ष के बाद इलेक्शन होना है, किसी कारण बस नहीं हो पाया, तो यहाँ पर भी सरकार 6 साल के बाद सब खत्म, और यहाँ पर भी 5 साल के बाद सब सरकार खत्म। तो उस समय सरकार को, देश को कौन चलाएगा? सरकार गठन होगा, सरकार गठन होने के बाद सरकार देश चलाती है, अब सरकार ही नहीं है, देश कैसे चलेगा? इसलिए इसको इस सिस्टम में बनाया गया है कि कल को अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि लोकसभा नहीं है, यानी कि सरकार गठन होने में समय लग रहा है, क्योंकि इलेक्शन होने में लगभग 3-4 महीना समय लग जाता है। अभी रिसेंटली हम लोग का इलेक्शन हुआ है 2025 में लोकसभा का, तो इस सिचुएशन में देश को संभालने के लिए राज्यसभा होता है, जो पूरा देश को उस समय संभाल सकता है। बातें समझ में आ रही है? अब अगर हम देखें कि लोकसभा का जो सीटों की संख्या होती है वो 550 है, वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 543 सीटों में चुनाव होता है। 550 इसलिए रखा गया है क्योंकि मान लीजिए कल को हमारा जो भारत है, भारत में कश्मीर जो ऑक्यूपाइड है, पीओके जो है, पाक ऑक्यूपाइड का कश्मीर, तो उस एरिया को अगर कल को भारत का हिस्सा में आ जाता है तो वहाँ पर भी तो कुछ सीटें बढ़ेगा, तो उस सीट को रिजर्व रखा गया है, और उस सीट को रिजर्व रखा गया है इसीलिए कुल सीट जो है 550 है, लेकिन आने वाला समय में इस सीटों की भी संख्या बढ़ेगी। वर्तमान में अगर है तो लोकसभा में सीटों की संख्या 543 है, लेकिन वही लोकसभा में जो है वो 250 है और वर्तमान में 245 है। समझ में आ रहा है? अब हम देखेंगे कि लोकसभा में जो प्रतिनिधि होते हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है? उनका चुनाव होता है हर 10 लाख जनता पर एक लोकसभा सदस्य होता है पूरे देश में। पूरे देश में उसको अलग अलग, उसमें अलग अलग क्राइटेरिया होता है। अनुसूचित जाति के लिए अलग क्षेत्र होता है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अलग होता है, ओबीसी के लिए अलग होता है, महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है। सब रिजर्व कैटेगरी को मिलाकर 10 लाख जनता में एक जनप्रतिनिधि को चुना जाता है, जो उस 10 लाख लोगों के बिहाफ में बात करता है कि हमारे एरिया में ये समस्या है, और वो समस्या को जाके संसद में वो रखते हैं और वो रिकॉर्ड में रहता है। बातें समझ में आ रही है? लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव सीधे 10 लाख जनता पर एक नहीं होता है, और न ही जनता के द्वारा वोट दिया जाता है, वो राज्य के विधायक द्वारा चुने जाते हैं। इसमें भी एक क्राइटेरिया ये है कि राज्य के विधायक द्वारा 238 मेंबर्स को चुने जाते हैं, और रेस्ट जो है 12 ऐसे लोग होते हैं जो राष्ट्रपति गृह मंत्रालय के परामर्श के अनुसार मनोनीत करते हैं, जो कला के क्षेत्र से होते हैं, साहित्य के क्षेत्र से होते हैं, विज्ञान या खेल या अन्य किसी विशिष्ट काम करने वाले लोगों में से 12 लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। उसी क्रम में आप सचिन तेंदुलकर को देखे होंगे, राज्यसभा सांसद हैं, जया बच्चन को देखे होंगे, रेखा को देखे होंगे, अमिताभ बच्चन भी कुछ समय के लिए थे। तो ये जो लोग हैं ना, ये कहीं से चुन कर नहीं आते हैं, इलेक्शन में खड़े नहीं हो जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति और गृह मंत्रालय के परामर्श में उन लोगों को राज्यसभा का सांसद बनाया जाता है, क्योंकि अपने क्षेत्र में इन लोगों को महारत हासिल होता है। बातें समझ में आ रही है? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष जो अभी हमारा वर्तमान में ओम बिरला जी अभी हमारा लोकसभा का वर्तमान स्पीकर है, और उस पद को स्पीकर कहा जाता है। लेकिन हमारा जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है, वो उस समय
उस समय देश में जो भी उपराष्ट्रपति होंगे वही उस पद पर आसीन होंगे। अभी वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं और वही हमारे अभी राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। उपसभापति का भी एक पद होता है और उपसभापति जो होता है वो राज्यसभा के संसद में से ही किसी एक को चुन लिया जाता है। अभी वर्तमान में हरिवंश नारायण हैं जो कि झारखंड जेडीयू जनता दल यूनाइटेड पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगर हम बात करें कि लोकसभा का जो नेता होता है वो कौन होता है, तो लोकसभा का जो नेता होता है जो सत्ता पक्ष होता है, जिनका सरकार रहता है, और वही सरकार का जो प्रधानमंत्री होता है वो प्रधानमंत्री ही लोकसभा का नेता होता है। वर्तमान में कौन है, तो नरेंद्र मोदी। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। वही विपक्ष का जो नेता होता है, विपक्ष का नेता यानी कि लोकसभा में वो कौन होता है कि जो टोटल सीट होता है, टोटल सीट में 50% प्लस जो आया वो तो सत्ता में आ गया, लेकिन विपक्ष में अगर आपको बैठना है तो उसके लिए भी कुल संख्या का जो सीट होता है, कुल संख्या सीट का 10% सीट आपको लाना है। ये जो है विपक्ष का नेता 10 साल के बाद जो है हमारा राहुल गांधी जी को इस पोस्ट को प्राप्त हुए हैं, क्योंकि इसके पहले ऐसा कोई पार्टी ही नहीं था जो 10% सीट लाए अकेले मेजोरिटी में। 10% सीट का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए 550 है तो 550 का 10% कितना होगा, 55 सीट लाना होगा। 55 सीट लाना होगा तो 55 सीट अभी तक मतलब 2014 का इलेक्शन हुआ, 2019 का इलेक्शन हुआ, उसमें 55 सीट एक कोई पार्टी नहीं ला पा रहा था। यही कारण है कि उसका सीट जो है वो वैकेंट था। लेकिन इस बार जो 2024 का जो इलेक्शन हुआ उसमें 99 सीट लाया INC यानी कि कांग्रेस ने 99 सीट लाया। जरूरत कितने का है, 55 सीट का है, तो वो ऑटोमेटिकली विपक्ष का नेता के रूप में उनको चुन लिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें राज्यसभा का जो नेता होता है, राज्यसभा का नेता कौन होगा, जो सत्ता पक्ष का, जो सरकार जिस पक्ष का रहेगा उसका जो अध्यक्ष होगा। अभी हमारा बीजेपी का जो अध्यक्ष है वही यहाँ का राज्यसभा का नेता है। और विपक्ष का नेता कौन होगा राज्यसभा में, जो विपक्षी दल का अध्यक्ष होगा। जैसे अभी INC है हमारा विपक्ष में, तो उसका जो अध्यक्ष है वो है हमारा खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है वो अभी हमारे विपक्ष का, राज्यसभा में विपक्ष का नेता है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। अब अगर हम बात करें कि लोकसभा ज़्यादा प्रभावी है कि राज्यसभा ज़्यादा प्रभावी है, तो अगर हम देखें कि सरकार कहाँ बैठता है, सरकार तो लोकसभा में बैठता है, तो जहाँ सरकार बैठेगा वही ज़्यादा प्रभावशाली होगा, क्योंकि यहीं पर सारे विधायक आते हैं, यहीं पर सारा चर्चाएं होती है। और जब यहाँ पर सारा चर्चा हो जाता है तो फिर वो जाएगा कहाँ पर, राज्यसभा में जाएगा। और राज्यसभा और लोकसभा में जब वो चीज़ पास हो जाता है तो तब वो जाता है राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के पास जाने के बाद राष्ट्रपति के ऊपर ये पूरा तरह से राष्ट्रपति अगर चाहे किसी भी विधेयक को पास करना या ना करना, क्योंकि राष्ट्रपति के पास एक पावर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉकेट वीटो। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में हम लोग जब चर्चा करेंगे, राष्ट्रपति के बारे में जब हम लोग क्लास करेंगे तो राष्ट्रपति का सारा जो है पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं लोकसभा राज्यसभा, तो राष्ट्रपति चूंकि इसका अंग है तो इसलिए बात करना जरूरी है। लोकसभा का जो सदस्य होता है वही अपने से ही, यानी कि जो कैबिनेट के जो मतलब जो सांसद जो चुने होते हैं वही सांसद में से सत्ता पक्ष के अपने ही एक दल का नेता चुनते हैं, और वही नेता जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। और फिर प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के साथ मिलकर, राष्ट्रपति से परामर्श करके कैबिनेट का गठन करते हैं, और वही कैबिनेट सरकार का गठन करते हैं, और वही हमारा भारत सरकार होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करेंगे मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल कैसे होता है, जैसे गृह मंत्री, पथ मंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, ये मंत्रिमंडल कैसे होता है। तो मंत्री का चयन लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदन के सदस्य हो सकते हैं। जैसे S जयशंकर हमारा जो केंद्रीय मंत्री अभी हैं वो क्या है, जो विदेश मंत्री हैं वो हमारा राज्यसभा सांसद है। ठीक है, वो लोकसभा सांसद नहीं है, लोकसभा से चुनकर नहीं आए हैं, लेकिन राज्यसभा से चुनकर आए हैं, तो वो भी मंत्री पद बन सकते हैं। बातें यहाँ तक समझ में आई है। अब अगर हम बात करें हमारा जो संसद भवन है दिल्ली में, वो कब बना था, 1927 में बना था दिल्ली में।
उसका वास्तुकार कौन था? लुटियंस। ये याद रखना है, लुटियंस जो है उसके मार्गदर्शन में हमारा 1927 में संसद भवन का निर्माण हुआ था और 2026 में नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ है। उसका वास्तुकार कौन है? उसका वास्तुकार है बिमल पटेल। उनके मार्गदर्शन में हमारा ये नया संसद भवन बना है और ये कैसा है? त्रिभुजाकार है। इस तरह से त्रिभुजाकार है और यहाँ पर 3 गेट है, 1 गेट, 2 गेट, यहाँ पर 3 गेट और ये तीनों गेट का अलग अलग नाम है, कर्म द्वार, शक्ति द्वार और कर्तव्य द्वार। ये भी सवाल में पूछा जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि 2026 में नया संसद बनाने का आवश्यकता क्या हो? आवश्यकता तो है, आवश्यकता ये है कि देखिए हम लोग यहाँ पर एक चीज़ पढ़े कि हर 10 लाख जनता पर एक लोकसभा सदस्य होता है। अभी मान लीजिए कि अगर 1971 का जनगणना के अनुसार अभी हमारा जो है सीटों का बंटवारा हुआ है। 1971 में जो जनसंख्या काउंटिंग हुआ था उसी के अनुसार अभी भी चल रहा है। अब अगर 1971 से हम बात करें 2026 का, तो क्या लगता है जनसंख्या बढ़ा है कि घटा है? ऑब्वियसली बढ़ा होगा। तो अगर जनसंख्या बढ़ा है, मान लीजिए किसी एरिया में उस समय 10 लाख लोग रहते थे किसी एक लोकसभा क्षेत्र में, अब वहाँ पर 10 लाख लोग जो है बढ़कर अगर 20 लाख हो गया है, होना ही है। हमारा जो जनसंख्या है पूरे देश में बढ़ रहा है, तो पूरे देश में बढ़ रहा है इसका मतलब हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। ऐसा तो नहीं कि किसी पार्टिकुलर क्षेत्र में बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। चाहे वो लोकसभा, हर एरिया को बांटा गया है, लोकसभा क्षेत्र में बांटा गया, विधानसभा क्षेत्र में बांटा गया है, जिला में बांटा गया है, इस तरह से गांव में बांटा गया है, प्रखंड में बांटा गया है। तो अगर हम बात करें लोकसभा क्षेत्र का, तो लोकसभा क्षेत्र में ऐसा संवैधानिक प्रावधान है कि 10 लाख लोगों में एक लोकसभा सदस्य होगा। अब वो 10 लाख अगर 20 लाख हो गया है तो ऑब्वियस है कि अब जो है सदस्य, जहां पर एक सदस्य आता था अब वहां से 2 सदस्य आएगा। तो अब 2 सदस्य अगर आएगा तो 550 बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो जब बढ़ेगा तो 1927 में जो दिल्ली में जो बना था संसद भवन, उसमें जो बैठने का कैपेसिटी था उस समय उतना ही था, 500 के आसपास में। अब अगर 500 के जगह में 600 हो जाए, यानी कि 100 लोग अगर बढ़ जाए, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लोकसभा से अगर 100 बढ़ जाए, राज्यसभा से 50 बढ़ जाए, यानी कि 150 लोगों का सीट अब चाहिए, तो 150 लोग कहाँ बैठेगा? समस्या तो है, 150 लोगों को अलग से बैठाना है। अब ऐसा तो नहीं कि घर से चेयर लेके गए कि भाई चलो हम घर से चेयर लेके आएंगे, चलो लगाने दो हमको चेयर, टेंट लगा लेंगे। ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। संसद है, सर्वोच्च शक्ति है और पूरा दुनिया उसको देखता भी है, ठीक है। तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते, सिस्टमेटिक ढंग से कर सकते हैं। सभी को समुचित रूप से व्यवस्था मिलना चाहिए, क्योंकि वो 10 लाख लोगों को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो कोई मामूली आदमी तो है नहीं कि ऐसे बैठ गए, लाल वाला चेयर लेके गए बैठ गए, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए 2026 में ये प्रावधान था कि 2026 तक हमें एक नया बना लेना है संसद भवन, और ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। बिमल पटेल जी के मार्गदर्शन में ये बना है। ये त्रिभुजाकार है, इसमें 3 गेट है, कर्म द्वार, शक्ति द्वार और कर्तव्य द्वार। 1990 में अगर देखेंगे तो 1990 में हमारा 500 सीट था, अब 2026 में बढ़ के 550 हो गया है। अब आगे भी वृद्धि होना है क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ इतना सारा प्रोसेस चल रहा है। लोकसभा का प्रोसेस चल रहा है, राज्यसभा का प्रोसेस चल रहा है और सबका हेड कहीं ना कहीं राष्ट्रपति है। अब राष्ट्रपति किसी भी सदन में नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर बैठा दिया गया है लोगों को, यहाँ पर भी बैठा दिया है लोगों को, लेकिन राष्ट्रपति तो है नहीं। राष्ट्रपति का क्या रोल है? राष्ट्रपति का रोल क्या है? एक शब्द आता है आहूत। आहूत क्या होता है? जब राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदन का बैठक को बुलाया जाता है, कोई भी, जैसे अचानक से हमारे देश में कुछ घटना ऐसा घट जाए, या घटना अगर नहीं भी घटता है तो भी संवैधानिक प्रावधान के अनुसार साल में 3 बार संसद का बैठक होना जरूरी है, वो लोकसभा में और राज्यसभा में भी। तो सबसे पहला जो सत्र होता है वो होता है बजट सत्र, एक होता है मानसून सत्र, एक होता है शीतकालीन सत्र। ये तीनों सत्र को बुलाने वाला कौन होता है? तत्कालीन राष्ट्रपति। जो उस समय के राष्ट्रपति होंगे वही दोनों सदन को बुलाएंगे, और ये जो बुलाना है इसी को बोलते हैं आहूत, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों को बैठक को बुलाना, इसको बोलते हैं आहूत।
और सबसे लंबा सत्र जो होता है वो होता है बजट सत्र, और सबसे छोटा जो सत्र होता है वो होता है शीतकालीन सत्र। सबसे लंबा बजट सत्र होने के पीछे भी कारण है। क्या कारण है? क्योंकि देखिए, बजट सत्र सबसे लंबा इसलिए होता है क्योंकि उस समय सभी डिपार्टमेंट में पैसा का बंटवारा होता है। मतलब किस डिपार्टमेंट में कितना पैसा देना है ये बजट में फिक्स होता है। शिक्षा विभाग को इतना पैसा चाहिए, रेल विभाग को इतना पैसा चाहिए, है ना। अन्य बहुत सारे विभाग हैं, उस विभाग में अलग अलग काम है, सबका डाटा लेना, सबको फंडिंग करवाना, इसलिए ये जो है थोड़ा लंबा चला जाता है। एक और टर्म आता है सत्रावसान। सत्रावसान मतलब सत्र को बंद करना, सत्र को रोक देना। ये भी पावर किसके पास है? ये भी पावर है राष्ट्रपति के ही पास। मतलब राष्ट्रपति ही लोकसभा को, राज्यसभा को बुलाना, जो कि आहूत होता है, और जब सत्र खत्म हो जाए तो उसको बंद कर देना, रोक देना या भंग कर देना, वो होता है सत्रावसान, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा किया जाता है। बातें समझ में आ रही है? उसके बाद एक टर्म आता है स्थगन। लोकसभा स्थगित हो गया। जनरली हम लोग न्यूज़ में पढ़ते हैं ना कि लोकसभा 2 घंटों के लिए स्थगित, लोकसभा 2 दिनों के लिए स्थगित, राज्यसभा एडजर्न, ऐसा सुनते हैं। तो ये एडजर्न जो है, स्थगित जो है, ये कौन करता है? ये राष्ट्रपति नहीं करता है। ये कौन करता है? अगर हम देखेंगे तो राज्यसभा जो होता है, ये राज्यसभा को स्थगन करने का पावर सभापति के पास यानी कि राष्ट्रपति के पास, और लोकसभा को स्थगित करने का पावर स्पीकर के पास। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि ये अस्थायी रूप से होता है, क्योंकि अगर स्थायी रूप से करेगा तो स्थायी रूप से करने से फिर सत्रावसान हो जाएगा, और सत्रावसान करने का पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, उपराष्ट्रपति के पास भी नहीं है और स्पीकर के पास भी नहीं है। तो इस चीज़ को समझना है कि स्थगन जो होते हैं वो सभापति राज्यसभा को और स्पीकर लोकसभा को करते हैं। उसके बाद एक टर्म आता है विघटन। विघटन क्या होता है? विघटन बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। विघटन का मतलब होता है कि जब कोई सरकार में रहते हुए अचानक से बहुमत खो दे। सपोज अभी हमारा जो नरेंद्र मोदी का सरकार है, नरेंद्र मोदी का सरकार में अभी लगभग हमको 272 प्लस सीट की आवश्यकता होती है। अब नरेंद्र मोदी कितना लाए हैं? मान लीजिए 230 लाया है। अब हमको चाहिए कितना? और 42 सीट चाहिए हमको सरकार अपना बनाए रखने के लिए। अब हमारे पास मात्र 240 है, बीजेपी के पास 240 है। अब 42 और चाहिए, तो 42 के लिए वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे कोएलिशन में। कोएलिशन का मतलब क्या होता है? गठबंधन, है ना। अब गठबंधन का जो अन्य जो पार्टी है वो उनको सपोर्ट कर दिए, जैसे अभी जेडीयू सपोर्ट कर दिए, ठीक है, एलजेपी सपोर्ट कर दिए, चंद्रबाबू नायडू का जो पार्टी है वो सपोर्ट कर दिए। सब सपोर्ट करके वो 272 प्लस ले आए और सरकार बना लिए। कल को अगर ऐसा होता है कि जेडीयू बोलता है कि नहीं हम नहीं रहेंगे, एलजेपी बोले कि नहीं हम भी नहीं रहेंगे, इसका 5 है, इसका 18 है, चंद्रबाबू नायडू का भी दिमाग घूम गया कि नहीं हम भी नहीं रहेंगे, तो क्या होगा? ये 230 में आ जाएगा। जब 230 में आ जाएगा तो क्या होगा? सरकार गिर जाएगा। जब सरकार गिर जाएगा यानी कि बहुमत खत्म हो जाएगा। तो 5 साल पहले 5 ईयर्स में तो ऐसे ही खत्म हो जाना है सरकार को, फिर से चुनाव होता है। लेकिन अगर 5 साल पहले ही ऐसा सिचुएशन हो जाए तो उसको विघटन बोलते हैं। और ऐसा हुआ था बीजेपी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में 1999 में। अचानक से जो है उनका जो गठबंधन का जो पार्टी था उनको साथ छोड़ दिए थे। समझ में आ रही है? अब यहाँ पर एक और टर्म आता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण ये भी आर्टिकल में आता है। राष्ट्रपति जो है वो गृह मंत्रालय द्वारा लिखित पत्र को देश को संबोधित करके और पढ़ते हैं। कहाँ पर? सेंट्रल हॉल में, जो संसद भवन के बीचों बीच में एक सेंट्रल हॉल बनाया गया है। और वो उस समय बनाया गया था जब हमारा देश 1927 में बनाया गया था, यानी कि उस समय जो है अंग्रेज लोग भी इसी में बैठते थे। यही कारण है कि अभी जो हमारा नया संसद भवन बना, तो नया संसद भवन बना तो पुराना का क्या हुआ? पुराना भी तो उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना बड़ा जगह में बना हुआ है। तो उसको क्या किया सरकार? म्यूजियम बना दिए। म्यूजियम बनाने से फ़ायदा क्या होगा कि अब लोग उस जगह पे जाके देख सकते हैं कि हाँ फलना जगह पे पंडित नेहरू बैठते थे, फलना जगह पे महात्मा गांधी जी बैठते थे, फलना जगह पे अंग्रेज लोग बैठ के शासन चलाते थे। वो सेंट्रल हॉल कैसा होता था, इसलिए उसको म्यूजियम बना दिया गया है। और वो होना भी जो उसको तोड़ के कुछ फ़ायदा नहीं है।
इसलिए उसको म्यूज़ियम बना दिया ताकि लोग अपने इतिहास को, अपने धरोहर को समझे। वो ऐतिहासिक है, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है, हमारा फीलिंग्स जुड़ा हुआ है उसके साथ। जब हम लोग गुलाम थे उस समय हमारा देश में उसी से शासन चलता था। आज के समय पे हम लोग आज़ाद हैं, हमारा अपना संसद भवन है और वो भी हमारा अपना है, तो लोग उसको जाकर देखें, क्योंकि जनरली संसद में सबका तो एंट्री होगा नहीं। संसद में एंट्री लेने के लिए यू हैव टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द 10 लाख पीपल। आपको तो रिप्रेजेंटेटिव बनना होगा, यानी कि आपको संसद बनना होगा, आपको चुनाव लड़ना होगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। तो राष्ट्रपति जो है देश को संबोधित करके सेंट्रल हॉल में बैठ के दोनों पार्टी को बुलाता है, यानी कि लोकसभा को भी बुलाता है और राज्यसभा को भी बुलाता है, और दोनों को गृह मंत्रालय द्वारा जो लिख कर दिया जाता है कि मेरा सरकार अपने नाम से बोलती है, मेरा सरकार ऐसे किया, मेरे सरकार ऐसे किया, हम 10 लाख लोगों को आने वाले 5 साल में नौकरी देने वाले हैं, हम इतना लाख रुपया का सड़क बनाने वाले हैं। ये सब अपने नाम से देश को संबोधित करते हैं राष्ट्रपति। इसको कहा जाता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। और राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण उसको बोलते हैं कि जब चुनाव के बाद नया सरकार गठन होने के बाद आता है, उस समय जब राष्ट्रपति का भाषण होता है उसको विशेष अभिभाषण बोलते हैं, और किसी इमरजेंसी पीरियड में जब राष्ट्रपति आकर कुछ बोलते हैं उसको भी विशेष अभिभाषण बोलते हैं। तो अगर आपको ये क्लास समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करें। और इसके बाद अलग अलग, जब हम लोकसभा को अलग से, राज्यसभा को अलग से, राष्ट्रपति को अलग